तो आज का ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि जब आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं, उस समय पे आपको किन-किन चीज़ों में नहीं फँसना है, कौन-कौन से ऐसे स्टेप हैं जो अगर आपने ले लिए, तो आगे जाकर के आपको बहुत तकलीफ होगी और आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँगे। तो ये वीडियो आपको क्या करना है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। दोस्तों, बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने 10 लोगों से बात करी, मैंने 20 लोगों से बात करी और मेरे को 20 अलग-अलग तरह की एडवाइस मिली। निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे में आपका दिमाग जो है पजल हो जाता है। तो कभी भी मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे 10-20 लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। उतना तक ठीक होता है कि आपने एक ओपिनियन लिया और उसको वेरीफाई करने के लिए आपने सेकंड ओपिनियन ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ले लिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग अपना खराब कर लोगे। वो नहीं करना है पहले तो। अब हमें क्या-क्या एक्चुअल में नहीं करना होता। जैसे ही मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं, सबसे बड़ा र्यूमर, अपने माता-पिता से अपने ऊपर केस डलवा लो, तुमको बहुत फायदा मिल जाएगा, मेंटेनेंस का केस डलवा लो। ऐसा कभी भी भूल के भी मत करना। ये जो केस आप डलवाओगे माता-पिता से, ये केवल आपका एक अननेसेसरी लिटिगेशन एक्सपेंसेस जाएगा और जब ऑर्डर हो जाएगा और आप इस चीज को मैट्रिमोनियल विवाद में बताओगे, तो कोर्ट को सब पता है भैया। रोज के कोर्ट जो है 200-500 केसेस देख रही है, क्या उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्यों किया है? उल्टा आपकी जो छवि है वो और खराब हो जाएगी कोर्ट की नजर में। फायदा तो कुछ नहीं मिलता। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार की ओपिनियन लेके कई लोग मुझे कहते हैं सर आपने ऐसा सजेस्ट किया था। भाई मेरे को अपना एक-एक वीडियो याद है मैंने क्या बोला था। मैंने हमेशा इस चीज का खंडन किया है। तो वीडियोज बहुत सारे लोगों का एक्चुअल में ध्यान नहीं रहता किसका वीडियो देखा है। तो कहने का मतलब इस पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, पर जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो ये है कि आपको ये नहीं करना है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब आ जाते हैं सेकंड सबसे बड़े र्यूमर पे। माता पिता से खुद को बेदखल करा लो तो आपको जलेबी मिलेगी। कुछ नहीं मिलता। यह भी एक सबसे बड़ा र्यूमर है कि माता पिता से आप बेदखल करा लोगे तो लड़की प्रॉपर्टी में राइट नहीं मांग सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कहीं नहीं है। पहली बात तो प्रॉपर्टी में उसका राइट होता नहीं, उसका केवल रेसिडेंशियल राइट होता है और आप बेदखली कराओ या ना कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेसिडेंशियल राइट बना रहेगा। तो यह गलतफहमी भी अपनी दूर कर ले। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। मैट्रिमोनियल विवाद हुआ ही आप सेक्शन 9 फाइल कर दो, आपको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। जलेबी और लड्डू एक साथ मिलेंगे। यह भी गलत है। सेक्शन 9 को भूल के भी फाइल मत करना, वो एक आउटडेटेड लॉ है। अभी रिसेंटली कल मेरी किसी से बात हो रही थी जहां पे सेक्शन 9 की डिग्री उसके फेवर में आई और जब उसने मेंटेनेंस केस में लगाई तो कोर्ट ने सीधा सीधा अपने जजमेंट में लिख दिया सेक्शन 9 का केस एक डिफरेंट केस है, इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और ये सत्यता है, यही हो रहा है हर कोर्ट में। कहीं सेक्शन 9 की डिग्री का आपको कोई फायदा नहीं मिलता। इवन आपका मामला और फंस जाता है। आप सेक्शन 9 लगाते हो, लड़की पहले या तो अपने प्लेस पे ट्रांसफर कराती है या उसमें आके सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के सेक्शन 9 में भी आपसे मेंटेनेंस लेती है। पहले तो सेक्शन 24 डिसाइड होता है, तो 24 ही डिसाइड होने में कई बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। सेक्शन 9 वहीं का वहीं पड़ा रहता है आपका। केवल सेक्शन 9 में भी आप पैसे दे रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। और इतना कुछ हो जाता है 498, 125, अब आपका मन होता है इस लड़की को मुझे ले जाना नहीं है, केस डाल रखा हमने सेक्शन 9 का, कोर्ट कहती है लेके जाओ, फिर आप फिर फंस जाते हो, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए ये काम मत करना। और उस केस में अगर आप ले जाने से मना करते हो तो नेगेटिव ऑर्डर होगा। तो ये सेक्शन 9 का केस बिल्कुल बेकार है। अगर आप शुरू में डालते हो शायद ये सोच के कि मैं वापस बुलाना चाहता हूं, बट जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है आपके ऊपर नए नए केस आते हैं, आपका मन 100% चेंज हो जाता है, मुझे लाना नहीं है। केस आपने डाल रखा है सेक्शन 9 का, टेक्निकली कोई फायदा नहीं मिलता। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना। अगला सबसे बड़ा र्यूमर, मैट्रिमोनियल विवाद हुआ तुरंत फटाफट जो है एक डाइवोर्स केस फाइल करो। तो कभी भी मत करना इतना जल्दी डाइवोर्स केस फाइल। सबसे पहले वेट करो, देखो चीजों को, उसके बाद डाइवोर्स के केस में जाना। डाइवोर्स के केस से भी कतई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। कई लोग कहते हैं सर मैं क्या करूं, मैं बेटर हूं, तो जबरदस्ती परेशान हो लो। भाई 5% परेशान होना ज्यादा अच्छा है कि 50%? 5% ना। अभी घर पे शांति से तो बैठे हो, डाइवोर्स फाइल करोगे उससे क्या होगा? जैसे ही डाइवोर्स फाइल करोगे 490 भी आएगा, 125 भी आएगा, डीवी भी आएगा, और भी कुछ आ सकता है। डाइवोर्स में थोड़ा सा रुको। कई बार देखा जाता है कि आपने भी डाइवोर्स फाइल नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं फाइल किया, क्योंकि उनकी तरफ से एक्शन जनरली तब होता है जब आपकी तरफ से कोई नोटिस जाता है। तो इसलिए थोड़ा वेट करो। जो टाइम गैप आपको मिलता है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने ऐसे जजमेंट भी देखे होंगे, चाहे लड़के ने कुछ नहीं किया, लड़की ने कुछ नहीं किया। मैंने ही अभी वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। 2 साल के बाद लड़के ने डाइवोर्स केस फाइल किया डेजर्शन ग्राउंड पे, तब लड़की ने 498 किया। कोर्ट ने कहा 2 साल तक कोई क्रिएलिटी नहीं हुई, और जैसे ही उसने डाइवोर्स डाला वैसे तुम्हारे साथ क्रिएलिटी हो गई। तो वो टाइम गैप मैटर करता है।
अब आ जाते हैं अगले सबसे बड़े र्यूमर पे, पुलिस को कंप्लेंट दे दो, लीगल रिप्रेजेंटेशन दे दो। ये तो बिल्कुल भूल के भी मत करना, पुलिस कभी भी लड़की वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। अगर आपको पुलिस में कुछ देना भी है तो जस्ट सिंपल सा एक लेटर दो या ईमेल कर दो जब लड़की आपके घर से आती है कि आज की तारीख पे मेरी पत्नी मेरा घर छोड़ के बच्चों के साथ सामान के साथ चली गई है, अपना सारा सामान लेकर के, और केवल सूचनार्थ मैं ये आपको बता रहा हूं, बस दैट्स इट। कोई कार्रवाई नहीं मांग करनी है आपको, एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा हाँ भाई इतनी तारीख को गई, सारे सामान के साथ बच्चे के साथ चली गई। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की पुलिस में जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये तब की बता रहा हूं जब आपके मामलों की जस्ट शुरुआत होती है। अब इसके बाद एक और ह्यूमर आता है, आप लीगल नोटिस भेज दो, कभी भी मत भेजना। क्या पता हमें बाद में अपने डिफेंस में क्या करना पड़े, लीगल नोटिस में पहले आप अपने हाथ बांध के बैठ जाते हो, पूरी कहानी लिख देते हो उसमें। कुछ भी नहीं भेजना ऐसा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगला सबसे बड़ा ह्यूमर, एफआईआर हो जाती है या कई बार तो एफआईआर भी नहीं होती और लड़की की एंटीसिपेटरी बेल पहले से फाइल होती है। ये कभी भी मत करना। एंटीसिपेटरी बेल की नीड 90% केसेज में नहीं होती है। 90% केसेज में लड़का बेवजह मिसगाइड होकर के एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर एंटीसिपेटरी बेल पति की तरफ से रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर हाई कोर्ट जाता है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं कि हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल देते हुए आपके ऊपर एक ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है जो सही नहीं होती, जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। फिर उस कंडीशन को हटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यानी पूरा केस जितने रुपए में आपका चल सकता था वो रुपए आपने केवल एंटीसिपेटरी बिल में खराब कर दिए, वो भी तब जब एंटीसिपेटरी बिल की नीड नहीं थी। समझ रहे हैं आप, 90% केसेज में नीड नहीं होती। तो पहले अपनी एफआईआर को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, एडवाइस लो, समझो सारी चीजों को, और उसके बाद ये तय करो क्या करना है। मैक्सिमम केसेज में एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं होती। ये भी सबसे बड़ा र्यूमर है, एफआईआर होती नहीं, लड़के क्वेश्चन पता है क्या होता है, बेल तो मिल जाएगी ना एंटीसिपेटरी बेल। भाई आप फाइल क्यों करोगे जब जरूरत नहीं है। और ये बात बहुत अच्छे से वो लोग जानते हैं जो मेरे कांटेक्ट में है। आज तक एक केस ऐसा नहीं होगा जिसमें एंटीसिपेटरी बेल हमने फाइल कराई होगी, और एक केस ऐसा नहीं होगा जिसमें लड़के या उसके किसी भी परिवार के व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नीड ही नहीं होती। हमने कोई तीर नहीं मार दिया, हम तो सिंपल अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, सिंपल अपने रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे। जब गिरफ्तारी होती नहीं तो होगी कैसे। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें आपके वीडियो बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी मेरे समझ नहीं आता क्यों, वाई। क्योंकि मैं कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल आपको प्रक्रिया बता रहा हूं जो प्रक्रिया कोर्ट की है, जो सच्चाई है। अब क्यों अच्छी लगती है वो आप ही बता सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। और अगली एक जो गलती लड़का आज के समय पे कर रहा है, इनिशियल स्टेज पे लड़का लड़की वालों के खिलाफ कुछ केस करने की सोचता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो 156(3) जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसमें जाकर के एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा देता है, जिसका कोई भी दूर दूर तक मीनिंग नहीं है। क्योंकि 156(3) के अंदर कभी भी लड़की वालों पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कोर्ट नहीं करता है। आपका जो 156(3) होता है उसको कंप्लेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जितने भी 156(3) की प्रोसीजर होती है जिसमें जितना टाइम लगता है वो सारा आपका वेस्ट हो जाता है। भाई जब कंप्लेंट में जाना था तो सीधा कंप्लेंट केस ही डाल लेते, 156(3) में गए क्यों। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कंप्लेंट केस में भी अगर कोर्ट को यह लगता है मैट्रिमोनियल इशू है पूरा, जैसा आप बनाते हैं लिखते हैं 156(3) में, कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं करता। लो करो क्या करोगे, साल भर खराब कर लिया कोर्ट में, कॉग्निजेंस भी नहीं हुआ। तो इस तरह से कभी भी लड़की वालों पे केस नहीं कर पाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो कि बस जो आपके साथ वो आप लिखेंगे उसको वैसे ही एज इट इज दे देंगे। कोर्ट ये देखेगा भैया सारा आपने मैट्रिमोनियल से रिलेटेड लिखा हुआ है, क्रिमिनल कहां से हो गया। लड़की करती हो जाता है, बट आप करोगे नहीं होगा, खारिज हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। तो जो भी आपको करना है बहुत विचार उस पर करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। कई सारी गलतियां, कई सारे र्यूमर्स आपके सामने इस वीडियो में मैंने रखे, इनसे आप जितना बचेंगे उतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, उतना पैसा अपना सेव करेंगे। जितने पैसे में आप पूरा मैट्रिमोनियल केसेज लड़ सकते हो, इतना पैसा आदमी शुरू में 6 महीने के अंदर मिसगाइड होकर के खराब कर देता है। अब फैसला आपका है, आपको सोचना है, समझना है और फिर स्टेप लेना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।